नमस्कार। आज के डीप डाइव में हम एक बहुत दिलचस्प दौर में जा रहे हैं। 17वें और शुरुआती 18वीं सदी का हिंदुस्तानी संगीत। और ख़ास बात यह है कि ये वो समय था जब मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की तरफ से आप कह सकते हैं संगीत पर काफ़ी पाबंदियां थीं। राजकीय संरक्षण लगभग खत्म सा हो गया था। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ और नोट्स हैं और इनसे पता चलता है कि इस मुश्किल दौर में भी संगीत का जो शास्त्रीय पक्ष है वो कैसे विकसित हुआ। तो हमारा मिशन यही है कि इन स्रोतों से समझें कि पर्दे के पीछे संगीत के विद्वानों ने असल में क्या कमाल किया। चलिए देखते हैं इसे। स्रोत बताते हैं कि औरंगजेब, जिनका शासनकाल 1658 से 1707 था, वो संगीत के इतने खिलाफ थे कि कहा जाता है उन्होंने साजों को दफनाने तक का हुक्म दे दिया था। ये तो संगीत के लिए मतलब एक बहुत अंधेरा दौर लगता है सुनने में। हाँ, बिल्कुल। देखिए, सार्वजनिक प्रदर्शन पर और जो राजकीय प्रोत्साहन था उस पर तो जाहिर है असर पड़ा ही होगा, लेकिन यहीं पर जो व्यक्तिगत साधना है और शास्त्रीय चिंतन, उसका महत्व बढ़ जाता है। और इसी कड़ी में सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा नाम आता है पंडित अहोबल का। लगभग 1650 ईस्वी के आसपास उनका ग्रंथ आया, संगीत पारिजात। ये हिंदुस्तानी संगीत के लिए एक आप कहिए मील का पत्थर था। संगीत पारिजात, अच्छा, इसमें ऐसा क्या खास था जिसने इसे इतना अहम बना दिया, वो भी उस माहौल में? इसमें जो सबसे कह सकते हैं क्रांतिकारी बात थी, वो थी स्वरों की स्थापना। पहली बार ऐसा हुआ कि वीणा के तार की लंबाई के मतलब बिल्कुल गणितीय अनुपात के आधार पर शुद्ध और विकृत स्वरों की सटीक जगहें तय की गई। ये एक तरह से संगीत में जैसे कोई वैज्ञानिक क्रांति आ गई हो। अहोबल ने कुल 29 स्वर माने थे, 7 शुद्ध और 22 विकृत, मतलब स्वरों के बहुत ही सूक्ष्म भेद भी उन्होंने बताए। और उनका जो शुद्ध थाट था वो आज का जो काफी थाट है उसके काफी करीब है। वाह, मतलब सुरों को सिर्फ महसूस करने की बात नहीं रही, उनको बाकायदा वीणा के तार पर नापा जा सकता था। एक पक्का तरीका मिल गया। ये तो फिर सीखने सिखाने में भी बहुत बड़ा बदलाव लाया होगा। और रागों के बारे में क्या कहता है संगीत पारिजात? जी, इसमें करीब 122 रागों का काफी विस्तार से वर्णन है। हर राग के आरोह मतलब चढ़ते सुर, अवरोह यानी उतरते सुर, ग्रह स्वर यानी जिससे राग शुरू हो, और न्यास स्वर जहां ठहराव हो, ये सब बताए गए हैं। और एक बहुत ही कहिए प्रैक्टिकल नियम भी दिया उन्होंने कि अगर किसी राग के न्यास या अंश यानी मुख्य स्वर का जिक्र ना मिले तो षडज मतलब सा को ही मुख्य मान लेना चाहिए। राग की शुरुआत कैसे की जाए, उसके लिए उद्ग्रह कारक तान, एक तरह की इंट्रोडक्टरी तान समझ लीजिए, उसका भी जिक्र है। और इस ग्रंथ की अहमियत आप इसी से समझ सकते हैं कि बाद में 1724 में इसका फारसी में अनुवाद हुआ और फिर 1941 में हिंदी में भी। तो ज्ञान रुका नहीं, फैलता गया। तो अहोबल ने स्वरों को एक वैज्ञानिक आधार दिया, रागों को व्यवस्थित किया। क्या ये सिलसिला यहीं रुका या किसी और ने इस काम को आगे बढ़ाया? नहीं, ये मशाल बिल्कुल आगे बढ़ी। अहोबल के बाद एक और महत्वपूर्ण नाम आता है हृदय नारायण देव का। उन्होंने हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश जैसे ग्रंथ लिखे। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने भी अहोबल की ही तरह वीणा के तार पर 12 स्वर स्थानों को समझाया, मतलब उस वैज्ञानिक तरीके को उन्होंने भी अपनाया और आगे बढ़ाया। पर उन्होंने अपनी छाप भी छोड़ी, एक नया राग बनाया, हृदय रमा, और एक नया थाट भी प्रस्तुत किया। अच्छा, तो सिर्फ फॉलो नहीं किया बल्कि कुछ नया भी जोड़ा उन्होंने। जी, क्या थे वो नए तत्व? श्रुति म यानी मध्यम का एक बहुत सूक्ष्म रूप, और त्रिश्रुति नी यानी निषाद का एक सूक्ष्म रूप, इनको भी शामिल किया। उन्होंने रागों का परिचय बड़े सुंदर श्लोकों में दिया। हर राग के वर्ज स्वर मतलब जो स्वर राग में नहीं लगते वो बताए, और वादी संवादी यानी राग का सबसे प्रमुख स्वर और उसका सहायक स्वर, इनको भी स्पष्ट किया। इससे राग का जो चरित्र है वो और साफ हो गया। हाँ, ये तो रागों को और भी बारीकी से समझने की कोशिश लग रही है। बिल्कुल। और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण नियम भी दिया। कहा कि कोई भी रचना राग तभी कहलाएगी जब उसमें कम से कम 5 स्वर हों। 2, 3 या 4 स्वरों का अगर कोई सुंदर मेल है तो उसे उन्होंने तान कहा, राग नहीं। ये वर्गीकरण भी राग की अवधारणा को और स्पष्ट करता है ना? हाँ, ये बात तो है। अच्छा, स्रोत में एक और नाम का भी जिक्र है शायद, पंडित भावभट्ट। जी हाँ, पंडित भावभट्ट भी इसी दौर के एक और महत्वपूर्ण विद्वान थे। उन्होंने 1674 से 1709 के बीच मतलब उसी दौर में 3 ग्रंथ लिखे,
अनूप विलास, अनूप अंकुश और अनूप संगीत रत्नाकर। अब हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें इनके काम का बहुत ज्यादा विवरण तो नहीं मिलता है, पर इनका सिर्फ उल्लेख होना ही ये बताता है कि राजकीय संरक्षण भले ना हो, संगीत पर जो गंभीर शास्त्रीय काम था वो लगातार हो रहा था। अलग अलग विद्वान थे, अपने अपने तरीके से योगदान दे रहे थे। तो ये सब सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहरी दुनिया में चाहे संगीत को लेके सख्ती थी, पर विद्वानों के मन में, उनके अध्ययन कक्षों में संगीत का शास्त्र तो फल फूल रहा था। अहोबल का वो स्वरों को वैज्ञानिक रूप देना, फिर हृदय नारायण का उसे आगे बढ़ाना, नए तत्व जोड़ना, रागों को और साफ तौर पे परिभाषित करना, ये सब यही दिखाता है कि ज्ञान तो अपनी राह निकाल ही लेता है ना। या जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं वो कई बार कला के आंतरिक यानी उसके सैद्धांतिक पक्ष को और मजबूत करने का कारण बन जाती हैं। जब शायद प्रदर्शन सीमित हो जाता है तो ध्यान उसके व्याकरण, उसकी संरचना, उसके नियमों पर ज्यादा केंद्रित हो जाता है। जैसे वीणा पर स्वरों की सटीक जगह तय करना या राग के लिए कम से कम कितने स्वर चाहिए ये बताना, ये सब संगीत को एक ठोस, एक वैज्ञानिक, एक व्यवस्थित ढांचा देने की कोशिशें थीं। और ये हमें एक सोचने वाली बात पे भी छोड़ जाता है। क्या ऐसा होता है कि जब कला के बाहरी प्रदर्शन पर बंदिशें लगती हैं तो कलाकार और विद्वान उसके मूल तत्व, उसके व्याकरण और सिद्धांत की गहराई में ज्यादा उतर जाते हैं? इन ग्रंथों का शास्त्रीय पक्ष पर इतना जोर देना, क्या ये उस समय के संगीत के अभ्यास के बदलते हुए स्वरूप की तरफ भी कोई इशारा करता है? इस पर सोचना वाकई रोचक होगा।